गरीब की शादी। शशि की सौतेली माँ ने उसकी शादी की तो बड़े घर में, लेकिन पति कोई काम न करता। आप ससुर जी के साथ काम पर क्यों नहीं जाते? अब हाँ जाऊंगा, लेकिन कल से। आज जरा मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। शशि के 2 बच्चे होते हैं, लेकिन रमेश का हाल वैसा का वैसा ही रहता है। एक दिन, सुनिए ना, बच्चा रो रहा है, इसके दूध के लिए पैसे नहीं है। अरे तो पिताजी से ले लो ना। क्यों? अगर आप में कमाने की क्षमता नहीं थी तो शादी क्यों की? तभी घर आई बड़ी ननद बोल पड़ती है। आहा हा हा, तुम्हारी माँ को साफ साफ कह दिया था कि लड़का ना कमाता है ना कभी कमाएगा। हम 4 बहनें हैं इसका ख्याल रखने के लिए, और पिताजी का इतना सारा पैसा, तुम्हें किस चीज की कमी रखी है? लेकिन थोड़े ही सालों में तकदीर बदल जाती है। शशि का ससुराल गरीब हो जाता है। सब बिकने के बाद शशि अपने पति, बच्चे और सास के साथ किराए के मकान में आ जाती है। मैं कोई नौकरी करना चाहती हूँ दीदी। अरे इतने बड़े घर की बहू थी शशि, तुम नौकरी करोगी? नहीं 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 नहीं। नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा? बच्चों को भी तो पालना है ना। तभी शशि का भाई आ जाता है। शशि, ये ले राशन का सामान। किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो तो बताना। भाई, अब मैं नौकरी करूंगी। देख बहन, वैसे तो मैं तेरे साथ हूं, लेकिन हाँ, मैं ये भी चाहता हूं कि तू अपने पैरों पर खड़ी हो जा। शशि को एक प्ले स्कूल में छोटे बच्चों को संभालने की नौकरी मिल जाती है। एक दिन, शशि, मेरे स्कूल को अब तुम संभाल लो। मैं कुछ दिनों के लिए अपने बेटे के पास जा रही हूं। लेकिन प्ले स्कूल अकेले मैंने कभी नहीं संभाला है। अब ये सब मैं नहीं जानती। इतने महीनों में तूने जो देखा, बस पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे करना। शशि नीलम के जाने के बाद पूरे 1 महीने उसका स्कूल अकेले संभालती है, और फिर एक दिन आता है जब वो अपना खुद का स्कूल भी खोल लेती है। वाह शशि, तुमने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम्हारा यही आत्मविश्वास तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। नीलम, बहुत आगे जाने की चाह नहीं है, बस ये छोटा सा स्कूल मेरे बच्चों की अच्छी शिक्षा में मेरी मदद करे, यही मैं चाहती हूँ। शशि थोड़े थोड़े पैसों से ही अपना परिवार पाल रही थी। एक दिन उसके घर उसकी बड़ी ननद आती है। अरे भाभी, घर में कूलर तो लगा लेती, मेरी माँ को कैसे पंखे में लिटा रखा है? अरे तो शशि कौन सा एसी लगा कर सो रही है? वो भी तो यहीं रहती है ना मेरे पास। ज्यादा यहाँ आकर मेरी बहू को परेशान ना किया करो। हाँ हाँ, मुझे भी शौक नहीं है इस छोटे से घर में आने का। मैं तो बस ये बोलने आई थी कि मेरे बेटे की शादी है तो ननिहाल का जो नेग होता है वो ले आना। हाँ हाँ, जितना बनेगा कर देंगे, और ना हुआ ना तो वो भी नहीं करेंगे। तभी शशि बोल पड़ती है। अरे नहीं नहीं माँ जी, रीटा घर की बेटी है, उसके ससुराल वाले उससे शादी पर पूछेंगे कि मायके से क्या मिला। रीटा, तुम मुझे सामान की लिस्ट भेज देना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी हर डिमांड को पूरा करें। अच्छा, मैं खाना लगाती हूँ। शशि ये बोलकर किचन में चली जाती है। धीरे धीरे कर शशि किसी न किसी तरह अपनी सारी ननदों की डिमांड भी पूरी करती, बच्चों की ख्वाहिशें भी, और उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ती। एक दिन जब शशि का बेटा 12वीं पास करके आता है। माँ, अब तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। मैं अब कोई ना कोई नौकरी करके पढ़ाई भी साथ कर लिया करूंगा। शशि को लगता है कि बेटा और आगे पढ़ाई करे, लेकिन वक्त की मार के कारण वो बेटे को काम के लिए हाँ कर देती है। अब बेटा एक बैंक में चपरासी बन जाता है। लड़का देखने में तो बड़ा अच्छा है, अंग्रेजी भी पटर पटर बोलता है, फिर चपरासी क्यों? लड़का सारी बात मैनेजर को बता देता है। अच्छा, तो मैं तुझे एक मौका देता हूँ। तू यहाँ रहकर दूसरे डिपार्टमेंट का भी काम सीख। अगर तू किसी एक का भी काम अच्छे से सीख गया तो मैं तुझे यहाँ टेबल चेयर में बैठने वाली नौकरी दे दूंगा। लेकिन एक दिन शशि की ननद उसे फोन करती है।
अरे भाभी, देखो मायका तो मेरा तुम लोगों से ही है। मैंने आपके बेटे और मेरे भतीजे प्रदीप के लिए यहाँ एक नौकरी देखी है, पूरे 5,000 मिलेंगे। वैसे करता ही क्या है, चपरासी ही तो है ना। कोई बात नहीं रीटा, मैं उसे इस शहर के बाहर नहीं भेजना चाहती हूँ। बाकी वो शाम को आएगा तो मैं पूछ लेती हूँ। वहीं प्रदीप मैनेजर की बात से खुश हो जाता है और मैनेजर के काम पर ही नजर रखने लगता है। वो उनकी तरह के पेपर पढ़ता, काम करता और आने वाले लोगों की बातें सुनता। एक दिन बैंक में ऑडिट वाले आते हैं। ये गलत है, पूरी बैलेंस शीट नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ए मैनेजर, क्या करते हो? बैंक के पैसों का हिसाब सही नहीं है। मैनेजर के पसीने छूट जाते हैं। तभी प्रदीप वहां जाता है। अब क्या मैं ये बैलेंस शीट देख सकता हूँ? अरे बेटा मजाक नहीं, जाओ पानी लेकर आओ एक गिलास। प्रदीप मैनेजर को पानी लाकर देता है और फिर ऑडिटर से कहता है, देखिए सर, मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे बैलेंस शीट को आप लोग गलत तरीके से जोड़ रहे हैं। ऐसा बोलकर प्रदीप एक एक कर सारे डाउट क्लियर कर देता है। अरे हाँ, ये तो पॉइंट हमने देखे ही नहीं थे। गुड, कौन है ये बच्चा? तभी मैनेजर बोल पड़ता है, अब हमारे यहाँ अकाउंट में नया आया है। ऑडिटर के जाने के बाद, वाह प्रदीप, आज तो तुमने मेरी नौकरी बचा ली। और आपने भी तो मेरी नई नौकरी लगा दी, अकाउंटेंट की। बस फिर क्या था, प्रदीप ने एक बार जो सफलता की सीढ़ी चढ़ी, बस चढ़ता ही चला जाता है। फिर एक दिन शशि की ननद, अरे भाभी कैसी हो? घर को तो बड़ा ही सुंदर चमका रखा है। अरे बेटी, कैसे आना हुआ? तू तो इस छोटे से घर में आना भी नहीं चाहती थी। कोई खास काम है क्या? अब हाँ, वो माँ, मेरा जो मजला बेटा है ना, वो अकाउंट से पढ़ाई कर रहा है, तो प्रदीप से बोलकर उसकी भी कहीं अच्छी नौकरी लगा दो ना। सास और शशि समझ जाते हैं कि कैसे पैसे आते ही लोगों के बात करने के तरीके से लेकर रिश्ते निभाने तक में बदलाव आ जाता है। क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं तो। श्रीवास्तव मौसी का जब बेटा हुआ था, उन्होंने तभी ठान लिया था कि अपने बेटे के लिए सबसे सुंदर लड़की का हाथ मांग कर लाएंगी। श्रीवास्तव मौसी को भी बचपन से हीरोइन बन के रहने का बड़ा शौक था, तो बहू भी उनको हीरोइन जैसी ही चाहिए थी। एक दिन उन्होंने मिस गाजियाबाद डिम्पल से उसकी शादी करवा दी। यहाँ बस एक ही दिक्कत थी, डिम्पल को फेस मास्क बनाना तो आता था, पर आटा गूंथना नहीं आता था। बातें तो पक्की पक्की करती थी, पर रोटियां कच्ची पक्की बनाती थी। कमला बहन, मानना पड़ेगा, आप शहर की सबसे सुंदर लड़की को ब्याह कर ले आई है अपने बेटे के लिए। अब इसमें हमने तो कुछ नहीं किया भाई साहब, सब ऊपर वाले की कृपा है। जी जी, तो क्या क्या कर लेती है आपकी बहू? सब कुछ। जाओ बेटा डिम्पल, शर्मा जी के लिए थोड़ा नाश्ता पानी बना लाओ। डिम्पल नजदीक जाकर श्रीवास्तव मौसी के कान में फुसफुसाती है, मम्मी जी, नाश्ता बनाना तो नहीं आता, सिर्फ पानी ले आओ। अरे बेटा, तुझे देखने कितने लोग आए हैं, इन सबको पानी पिलाने का ही इरादा है क्या? सुंदर हूँ इसलिए देखने आए हैं। क्या करूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ तो आप ही बताओ ना, क्या करूँ मैं? अरे बेटा, कुछ मत कर, खाना बनाना सीख ले बस। श्रीवास्तव मौसी के लिस्ट में सुंदरता सबसे ऊपर आती थी और उन्हें उसी का फल मिला। उनके बेटे अशोक ने एक दिन माँ से शिकायत की, माँ, कैसी बहू ढूंढ कर लाई हो? मैं शाम को थक हार कर घर लौटता हूँ तो मुझे कहती है,
आज पेडिक्योर करना है, करवा दोगे? अरे जबकि दिन भर काम करके पाँव मेरे थके थे। अरे बेटा ठीक है ना, धीरे धीरे सीख जाएगी। अरे क्या सीख जाएगी माँ, उससे कुछ भी नहीं आता। हफ्ते भर का शेड्यूल बना लिया है उसने, पेडिक्योर, हेड मसाज, मुल्तानी मिट्टी का ये वो, अरे पता नहीं क्या क्या। अरे मुझे तो नाम भी नहीं आते। देख बेटा, खाना बनाना, सब्जी काटना, ये सब सीखा जा सकता है, पर सुंदरता नहीं सीखी जा सकती। इतनी सुंदर बहू मिली है, फिर भी तू खुश नहीं है, कैसा बेटा है तू? श्रीवास्तव मौसी का मानना था कि समय रहते बहू सब सीख जाएगी, पर मिस गाजियाबाद से शादी कराने के बाद घर का जो नाम हुआ है वो जरूरी है। अरे सबकी बहू खाना बना लेती है, हमारे घर में तो काम वाली दीदी भी है, पर हमारे घर में जितनी सुंदर बहू है ना, उतनी किसी के घर में नहीं। ऐसा श्रीवास्तव मौसी सबको कहती रहती। फिर एक दिन वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। डिम्पल को पिंपल हो गया। डिम्पल घर में छुपी बैठी थी, पर ऐसी खबर छिपती कहाँ है। शर्मा जी घर में अपने बेटी की शादी का न्योता देने आए तो उन्होंने पूछ लिया, अरे आज आपकी बहू नहीं दिख रही? हाँ हाँ, वो ना थोड़ा काम में बिजी है, आती ही होगी। और इतने में डिम्पल सही में किसी काम से वहां आ जाती है। बस शर्मा जी की नजर पड़ जाती है डिम्पल के पिंपल पर, जो उन्हें चांद पे दाग जैसा लगता है। पूरे शहर में बात फैल जाती है कि डिम्पल को पिंपल हो गया है। ये दिक्कत काफी गंभीर थी और श्रीवास्तव मौसी को पता था कि अगर ऐसा चलता रहा तो उन्होंने जो हासिल किया था सब मिट्टी में मिल जाएगा। उन्होंने फट से डिम्पल को अपने कमरे में बुलाया। अरे बेटा, शर्मा जी के बेटे की शादी 1 हफ्ते में ही है, हमें उससे पहले ही तुझे वापस सुंदर बनाना पड़ेगा। तू बता, तुझे मेकअप के लिए क्या क्या चाहिए? डिम्पल की दी गई लिस्ट का सामान श्रीवास्तव मौसी शाम को ही ले आती है और उसके बाद शुरू होता है डिम्पल का मेकओवर। 1 हफ्ते में सारे क्रीम्स पाउडर टेस्ट हो चुके हैं और डिम्पल और श्रीवास्तव मौसी रेडी हो जाते हैं शर्मा जी के बेटे की शादी के लिए। शादी के दिन डिम्पल बहुत सुंदर लग रही थी। श्रीवास्तव मौसी को उम्मीद थी कि बस अब तो हर जगह वो और डिम्पल ही छाए रहेंगे, चाहे शादी किसी की भी हो। पर जब वो शादी में पहुंचते हैं तो उन्हें बाहर शर्मा जी लोगों का स्वागत करते मिलते हैं। अरे कमला जी, सही समय पर आई हैं, आप ही का इंतजार था। हमने भी हमारे बेटे के लिए मिस अहमदाबाद ढूंढी है। डिम्पल और श्रीवास्तव मौसी दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं शर्मा जी की बहू को देखकर। वो तो डिम्पल से भी ज्यादा सुंदर थी। क्यों, हमने भी अच्छी बहू ढूंढी है ना? हाँ हाँ शर्मा जी, बाकी आजकल के ज़माने में सुंदरता से क्या होता है भाई? देखो, बूढ़े तो सब होते हैं। मैं तो मानती हूँ कि बस रोटियां गोल बना दे, इससे ज्यादा क्या चाहिए? सुंदरता का क्या है, ढल जाती है, पर गुण वो हमेशा रहते हैं। अरे वाह, इतना बड़ा ज्ञान आपको कोई गुरु भी नहीं देता जितना बड़ा ज्ञान आपको एक छोटे से पिंपल से मिल गया। अगले दिन जब अशोक डिम्पल से बात कर रहा होता है, कल शादी में मिस अहमदाबाद के बाद सब मिस गाजियाबाद यानी तुमको ही देख रहे थे। क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं तो आप ही बताओ, क्या करूं? क्या करूं मैं तो कहती हूँ कि घर का कोई काम कर या फिर बाहर अपने लिए कोई काम ढूंढ ले। है? क्या कहा माँ जी? हाँ जी, सुंदरता का क्या है? कल तूने मिस अहमदाबाद से मात खाई, आगे कोई मिस हैदराबाद आ जाएगी या मिस फैजादाबाद आ जाएगी, इसलिए काम पर ध्यान दो। हाँ। और कुछ महीनों बाद, अरे बहू, काम करने के बाद तू सुंदर नहीं, अति सुंदर हो गई है।
कौन बनेगा नेता। नगर निगम के चुनाव पास आने वाले थे। पूरे कानपुर शहर में टिकट को लेकर मारामारी शुरू थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में वार्ड नंबर 40 की सीट थी। वो इसलिए क्योंकि इस बार वहां की सीट महिला के लिए आरक्षित थी। अब सवाल ये था कि चुनाव लड़ेगा कौन। इससे पहले ठाकुर साहब वहां से पार्षद थे और इस बार उन्होंने अपनी पत्नी सीमा ठाकुर को टिकट दिलवाई और ठाकुर साहब की शान के कारण सीमा जी ने 20,000 वोटों से चुनाव जीत लिया। अरे बधाई हो सीमा भाभी, अब तो आप वार्ड की पार्षद बन गई हैं। अब तो हमारे काम आप ही करवाएंगी। अरे ये तो सिर्फ नाम की पार्षद बनी है, वो तो महिला सीट आ गई, वरना पार्षद तो मुझे ही बनना था। अब भले ही चेहरा इसका होगा, लेकिन पावर तो मेरी ही होगी। अरे वाह भाई साहब, क्या दिमाग लगाया है आपने भी। आइए आप लोग, खाना लगा दिया है सबके लिए। सीमा जी पार्षद बन चुकी थीं, फिर भी उनकी एक ना चलती। सारे काम ठाकुर साहब खुद ही संभाल लेते और जहां जरूरत पड़ती वहां सीमा जी का अंगूठा लगवा लेते। सीमा जी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। एक दिन ठाकुर साहब और सीमा एक प्रोग्राम में जाते हैं। अरे ठाकुर साहब, आप आ गए। ओहो, पार्षद मैडम भी आ गई हैं। स्वागत है आप दोनों का। लगता है हमारे पार्षद फंड का सही इस्तेमाल हो रहा है। चलिए अब उद्घाटन करते हैं। ये लीजिए ठाकुर साहब कैची, आप ही सबसे पहले प्रवेश कीजिए। सब लोग आगे निकल जाते हैं और सीमा जी पार्षद होने के बावजूद भी पीछे खड़ी रह जाती हैं। वो देखती हैं कि वेलकम बोर्ड पर उनका नाम है, लेकिन महिला होने के कारण कोई उनका सम्मान नहीं कर रहा। अगले दिन एक आदमी उनके घर आता है। अरे ठाकुर साहब नमस्कार। कल ना हम नोटिस किए कि हमारा घर तो अवैध है और नगर निगम वाले उसे तोड़ने आ रहे हैं। अरे कुछ कीजिए ना ठाकुर साहब। देखो भाई, मैं तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, पर अगर तुम सबकी जेब गर्म कर दो तो कुछ हो सकता है। कुल मिलाकर 4 लाख लगेंगे। अरे 4 लाख ठाकुर साहब? अरे भाई, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। दरोगा है, इंजीनियर बाबू है, बड़े साहब है, सबको देना पड़ता है ना थोड़ा थोड़ा। बोलो है मंजूर? तभी वहां अचानक सीमा जी आ जाती हैं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? पहले इन्हीं लोगों से तो आपने वोट मांगे, अब इनसे ही पैसे ले रहे हो। अरे चुप रहो तुम। तुम्हारा काम है सिर्फ अंगूठा लगाना, तुम वही किया करो। मुझे दूसरे काम तुम मत सिखाओ, समझी? और तुम ना जाओ, अब पैसे लेकर आओ, वरना जेसीबी किसी भी वक्त आती होगी। सब कुछ ऐसे ही चलते रहता है। एक दिन सीमा जी और ठाकुर साहब को एक लोकल मीटिंग में बुलाया जाता है। वहां पर कई और अधिकारी लोग भी मौजूद रहते हैं। अब मैं चाहूंगा कि ठाकुर साहब हमारे बीच 2 शब्द कहें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबकी सेवा दिन रात कर पा रहा हूं। आपने मेरी पत्नी को भारी मतों से जिताया है, इसलिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि हमेशा की तरह हमारे वार्ड में किसी को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अब मैं माननीय पार्षद मैडम को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। अपने नाम को बुलाया सुनकर सीमा जी एकदम चौंक जाती है। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जगह उन्हें मंच पर बुलाया जाएगा। जैसे तैसे वो मंच पर चढ़ती हैं। ऊपर जाते ही सीमा जी को सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि किस तरह उनके पति उन्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते और उनके नाम से गलत काम करते हैं। वो बोलने लगती हैं, मैं आपके वार्ड की पार्षद सीमा हूं। आप में से बहुत कम लोग ही मुझे जानते होंगे, क्योंकि इससे पहले मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। सारे मौके मेरे पार्षद पति यानी आपके ठाकुर साहब ही लेते रहे, लेकिन आज ये मौका मुझे मिला है तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके ठाकुर साहब मेरे नाम की आड़ में गैर कानूनी काम करते हैं, जिस पर अंगूठों के निशान मेरे होते थे। इसीलिए मैं अपनी गलती मानती हूँ और आज अपने पद से इस्तीफा देती हूँ, ताकि आगे से कोई गलत काम ना हो पाए।
अब फैसला आप सबके हाथ में है कि आप हमें क्या सजा देना चाहते हैं। सीमा जी की बातें सुनकर ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो शर्म से मुंह नीचा करके वहां से चले जाते हैं और पद से इस्तीफा देकर ही सही सीमा जी अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करती हैं। केबीसी में करोड़पति पति। सूरज के जीवन का एक ही फंडा था कि मेहनत तो गधा भी करता है, घर बैठे जो कमाए समझदार वही होता है। इसीलिए उसने कभी नौकरी ही नहीं ढूंढी। इस बात से हालांकि उसकी पत्नी शिखा बिल्कुल भी अग्री नहीं करती थी, पर फिर भी सूरज को समझाना बेकार था। टीवी में कैसे बनोगे करोड़पति का ऐड देखकर उसे लगा कि बस अब तो घर बैठे ही वो करोड़पति बन सकता है, और उसके पीछे उसने अपने सारे सोर्सेस एक्टिव कर दिए। 2 हफ्ते में उसके कलीग के साले के पड़ोसी के बेटे का सोर्स निकलता है जो कि उसे शो में पहुंचा सकता है, और सूरज उससे मिलने चला जाता है। अच्छा, तो हमें मुकेश जी बता रहे थे कि आप हमें शो में पहुंचा सकते हैं। हाँ, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं कल अगर कोशिश करूँ तो इसी महीने में आपका नंबर आ जाएगा। अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अच्छा, वो सिलेबस और क्वेश्चन पेपर का कोई जुगाड़ है क्या? हैं? उसका तो कोई जुगाड़ नहीं है। तो वो वाकई में कुछ भी पूछ सकते हैं? हाँ, वो तो बच्चन जी पर है, जो पढ़ते हैं वो पूछ लेते हैं। पहली कोशिश फेल होने पर अब सूरज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर जवाब कहाँ से लाए। तब शिखा ने एक सजेशन दिया, क्यों ना सूरज अपने चचेरे भाई सुमित से मदद मांगे, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। हालांकि इतनी मेहनत करना सूरज को समझ में नहीं आता था, पर कोई और रास्ता ना मिलने पर वो आखिर सुमित से बात करता है। अरे सुमित, हमारा कैसे बनोगे करोड़पति के लिए सिलेक्शन होने वाला है। तुम हमें थोड़े चिट बनाने में मदद करोगे क्या? अरे भैया, चिट बनाए तो सालों हो गए, उसमें हमारा एक्सपर्टीज नहीं है, बल्कि आप बोलो तो हम आपकी पढ़ने में ज़रूर मदद कर सकते हैं। हट, कैसी अनाप शराब बातें कर रहा है तू। सूरज ने सुमित को मना तो कर दिया था, पर तैयारी करने के सिवाय कोई चारा उसे दिख भी नहीं रहा था। खासकर जब 12 के पेपर लीक करने के एक्सपर्ट शुक्ला जो भी हाथ जोड़ लेते हैं। आखिर सूरज को सुमित के पास जाना ही पड़ा, और उसने सुमित और शिखा से वादा किया कि वो बहुत मेहनत करेगा। 1 महीने की तैयारी के बाद फाइनल हुआ कि शो से 1 हफ्ते पहले एक ट्रायल खेला जाएगा, जहां पर सारे रिश्तेदार ऑडियंस की जगह पर होंगे और शिखा सवाल पूछेगी। दूर दराज से भी रिश्तेदार आकर हाजिर हो गए देखने कि आखिर कैसे बनेगा सुमित करोड़पति। सब कुछ सेट था, और इतने में सूरज आकर अपना स्पीच देता है। ये 1 महीना मेरे लिए आसान नहीं था, पर अपने भाई सुमित और अपनी पत्नी शिखा की मदद से मैं इतनी दूर पहुंच पाया हूँ। मेरे मम्मी पापा के आशीर्वाद ने भी बहुत साथ दिया है मेरा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के शो में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साक्षी पहला सवाल पूछती है और पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अरे रुकिए, तो ऑप्शंस तो देने दीजिए। इतने में 5वीं कक्षा का चिंटू बोल उठता है। अरे क्या मामा, आप तो पहले सवाल पर ही आउट हो गए। अरे बेटा, पहला सवाल तो ट्रायल होता है ना। अरे तुम अब देखना। देखने जैसी बात तो थी ही। सूरज को इतना शांत किसी ने नहीं देखा था। कभी कभी तो लगता था मानो सूरज आंख खोलकर ही सो गया हो। मामा जल्दी करो प्लीज, कल सुबह पनवेल भी तो निकलना है। अरे हट, कंसंट्रेट करने दे मुझे। 3 सवाल में 3 लाइफलाइन खत्म हो चुकी थी,
और अब चौथे सवाल पर भी सूरज का मौन नहीं टूटा, पर सूरज अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उधर हर कोई सूरज को छोड़ सुमित को देख रहे थे। आखिर सुमित ने ही तो पढ़ाया था सूरज को। गजब बेइज्जती है यार। अरे बेटा, तो बाप का, दादा का, भाई का, सबका नाम बुड़वाएगा। अरे 3-3 लाइफ लाइन ले ली तो भी तेरा कुछ नहीं होना है। अरे कोई इतनी बात करता है क्या शो पर? अरे बेटा, शो पर तेरे जैसे भी तो नहीं आते ना। सूरज की ये जंग आखिर 1 घंटे बाद 5वें सवाल पर खत्म हो गई, जब उसने इंडिया के नेशनल बर्ड का नाम कहा, कौवा। अरे बेटा, मजा तो बहुत आया, बस थोड़ा टाइम पर खत्म होता तो आनंद भी आ जाता। ताने बारिश के बूंदों की तरह बरस रहे थे और सूरज को भी समझ आ रहा था कि ये करोड़पति बनना शायद उसके बस के बाहर की बात है, पर वो आखिर ये बात मान कैसे लेता। वो सख्त लौंडा जो ठहरा, उसने सोचा कि बेइज्जती तो हो ही चुकी है, पर अगर मैं हार नहीं मानूं तो शायद कुछ हो सकता है। शिखा, तुम देखना, असली शो में आग लगा दूंगा, आग, करोड़पति बनूंगा मैं। हाँ, सब्जियां खत्म हो गई है घर पे, ले आओ, पहले पति बन जाओ फिर करोड़पति बनना। अरे गजब बेइज्जती है यार। बेटा, अभी तो घर पर ही हुई है, 1 हफ्ते में तो तुम देश के सामने करवा कर आओगे। वैसे जब टीवी पर जाओ ना तो बस अपने मम्मी का ही नाम लेना, ठीक है? कोई पूछे तो बोलना कि पापा नहीं है मेरे। अरे पढ़ाई की, पेपर निकलवाए, इतने सारे लोगों को खाना खिलवाया, क्या फ़र्क पड़ा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेहनत तो गधा भी करता है, घर बैठे जो कमाए वही सिकंदर। लेकिन मामा, गधे भी जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। किराएदार बेटा। उठ जा नालायक, सुबह के 8 बजने को है, तुझे एग्जाम नहीं देना क्या? थोड़ी देर और सोने दीजिए ना पापा। तू उठता या फिर मैं तेरे ऊपर पानी फेंकूं? रोज गधों की तरह सोता रहता है, पेपर की कोई टेंशन ही नहीं है। और एक हमारा समय था जब हम पेपर में फेल होने के डर से रात भर पढ़ा करते थे, सो ही नहीं पाते थे। तो क्या अब आप उसका बदला मुझसे लेंगे? मैं 15 मिनट बाद उठ जाऊंगा, आप प्लीज जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। इतना कहकर रौनक रजाई ढककर फिर से सो जाता है। तू ऐसा नहीं मानेगा, रुक, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बस फिर क्या था, इतना कहकर वो भागते हुए बाथरूम में जाते हैं और पानी की एक बड़ी सी बाल्टी लाकर रौनक के ऊपर फेंक देते हैं। पानी पड़ते ही रौनक झट से उठ जाता है। ये आपने क्या किया पापा? अब तो उठेगा नहीं तो यही करना पड़ेगा ना। वैसे थैंक्स डैड, आपके कारण ना अब मुझे नहाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अब आप माँ से बोलकर मेरे कपड़े निकलवा दीजिए, तब तक मैं ब्रश कर लेता हूँ। वैसे कल ना आप एक काम और करना, नहलाने के साथ साथ मुझे ब्रश भी करवा देना। ये ब्रश करने में ना मुझे बहुत आलस आता है। रौनक की बातों से अरविंद का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अपनी पत्नी कमला के पास जाता है और रौनक की हरकतों के बारे में बताता है, जिसे सुन उसकी पत्नी हंसने लगती है। तुम अपने बेटे को समझाने के बजाय हंस रही हो। रौनक बच्चा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा, आप क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो? अभी नहीं सुधरेगा तो कब सुधरेगा? 10वीं क्लास में है रौनक, वो अब कोई बच्चा नहीं रहा। अरविंद की इतना बोलते ही वहां रौनक भी आ जाता है। क्या डैड, मैंने आपको एक काम दिया था, वो भी नहीं हुआ आपसे। अरे क्या हुआ बेटा? माँ, मैंने डैड से बोला था कि वो आपको बोलकर मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म निकाल दे, लेकिन मेरे पीछे पड़ने के अलावा इनसे एक काम ढंग से नहीं होता। देख रही हो कमला, देख रही हो अपने लाडले को,
अरे आप चुप रहिए जी। चलो बेटा, मैं तुम्हें कपड़े निकाल कर दे देती हूँ बस। ऐसे ही साल पर साल बीतते जाते हैं, लेकिन रौनक के रवैये में कोई बदलाव नहीं आता। वो पहले से भी ज्यादा आलसी और पूरी तरह अपने माता पिता पर निर्भर हो जाता है। 2 साल बाद पता नहीं कहाँ गायब रहता है पूरे दिन। अब तक तो आ जाना चाहिए था। अरे आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं उसकी? दोस्तों के साथ खेल रहा होगा, आ जाएगा अभी। ये कोई टाइम है खेलने का? 10 बजने वाले हैं, इतनी रात में कौन खेलता है? कमला कुछ कहती उससे पहले ही रौनक वहां आ जाता है। मम्मी जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। तुम्हें तब तक खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम बता नहीं देते कि इतनी रात गए कहां से आ रहे हो। ओ प्लीज डैड, अब आप एसी पे प्रद्युमन बनकर मेरे सर पर बंदूक लेकर मत बैठ जाना। अपनी फालतू की बकवास बंद कर और बता कहां से आ रहा है। माँ अब समझाइए ना डैड को। बता देना बेटा, इनको भी तसल्ली हो जाएगी। आप बोल रही हैं तो बता देता हूँ। मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने गया था, इसलिए देर हो गई। तो इन सब चीजों में मेरे पैसे उड़ाता है। कभी 1 रुपया कमाने के बारे में सोचा है तूने? जब देखो हवा की तरह पैसे उड़ाता रहता है। माँ अब आप इन्हें चुप करा दीजिए, वरना ना मुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, क्या कर लेगा? बता ना क्या कर लेगा तू? वैसे बात तो ठीक ही है, मैं कर ही क्या सकता हूँ। पैसे तो फिर भी मैं आपसे ही मांगूंगा ना। चलिए अब ये सब बात छोड़िए और मम्मी मेरे लिए खाना लगा दीजिए। अभी लगा देती हूँ बेटा। मैं बता रहा हूँ कमला, एक दिन ये ऐसे ही बिगड़ जाएगा। ओफो, आप क्यों इतना पीछे पड़े रहते हो मेरे बच्चे के? बात की बाद में देखेंगे, अभी आप शांति से उसे खाना खाने देंगे। अगले दिन डैडी मुझे 10,000 रुपए चाहिए। हाँ? अब इतने पैसे क्यों चाहिए तुझे? डैड आप बिना सवाल किए कभी पैसे नहीं दे सकते क्या? जब तक तू बताएगा नहीं तुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। अरे अब आप अपने बेटे को पैसे भी नहीं दे सकते? नालायक, तेरी उम्र के लोग नौकरी करते हैं और एक तू है जो नौकरी करने का नाम ही नहीं लेता कभी। आप लोगों के होते हुए भला मैं नौकरी क्यों करूं? अरे हम कब तक पैसे देंगे तुझे? तुझे भी तो अपने पैरों पर खड़ा होना होगा ना। कौन सा उधार के पैरों पर खड़ा हूं? अपने ही तो पैरों पर खड़ा हूं मैं। इसी तरह रौनक दिन प्रतिदिन लापरवाह होता जाता है। उसकी लापरवाही को देखते हुए अरविंद और कमला अपने बेटे की शादी कराने का फैसला लेते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर ही रौनक की शादी मेघा नाम की लड़की से करा देते हैं। शादी के कुछ दिन बाद, रौनक मुझे एक अच्छी सी साड़ी चाहिए, आप ला दोगे ना? हाँ क्यों नहीं। कितने तक की आती है साड़ी? यही करीब 5,000 तक की। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही डैडी से पैसे मांगकर तुम्हारे लिए साड़ी ले आऊंगा। आप कब तक ऐसे ही अपने पापा से पैसे मांगते रहेंगे? कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं कर लेते आप? अरे डैड के होते हुए मुझे नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? पर आप ऐसे कब तक उनसे पैसे मांगते रहेंगे? कुछ आपको अपने दम पर भी तो करना होगा ना। अब तुम भी बाकी लोगों की तरह मुझे ज्ञान देना शुरू मत कर देना। साड़ी चाहिए ना तुम्हें, मिल जाएगी बस। इतना कहकर रौनक अपने पिता से पैसे मांगने चला जाता है। डैडी मुझे 5,000 रुपया चाहिए। अब 5,000 क्यों चाहिए तुझे? वो मेघा को साड़ी चाहिए थी। अरविंद आगे बिना कुछ कहे चुपचाप उसे पैसे निकाल कर दे देता है। कुछ दिन बाद, तुम्हें नहीं लगता कमला, रौनक हम पर पहले से भी ज्यादा डिपेंड हो गया है? मुझे तो अब उसके भविष्य की चिंता होने लगी है। कल को हमें कुछ हो गया तो वो क्या करेगा? काश तुमने पहले ये सोच लिया होता तो आज हमारा बेटा इतना लापरवाह नहीं होता। तब मुझे कहाँ पता था कि मेरा लाड़ प्यार उसे इतना बिगाड़ देगा कि वो इस हद तक लापरवाह बन जाएगा। कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। मुझे पता है उसे कैसे सुधारा जा सकता है। कैसे? अरविंद कुछ कहता उससे पहले रौनक वहां आ जाता है और पैसों के लिए हाथ फैलाने लगता है।
डैड, मैं और मेघा बाहर घूमने जाना चाहते हैं। अरे वाह, ये आज सूरज कहाँ से निकला है। डैड प्लीज। अच्छा चलो अब मुद्दे की बात करो। मुझे अब 25,000 चाहिए। अब तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत है तो कोई ढंग की नौकरी कर लो। मम्मी आप कुछ कहिए ना डैड को। बेटा वो गलत क्या बोल रहे हैं? ये सब हम तेरे भले के लिए ही तो कर रहे हैं। मम्मा मैंने बताया ना आपको, मुझे नहीं करनी कोई जॉब वॉब। तो ठीक है, निकल जाओ हमारे घर से। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैंने ये घर खड़ा नहीं किया है। जितना ये घर आपका है ना, उतना ही मेरा भी है। मैं कहीं नहीं जाने वाला। जाना तो पड़ेगा ही तुझे, क्योंकि अब मैं तेरा कोई भी खर्चा नहीं उठाने वाला। ठीक है, मत उठाइए मेरा खर्चा, मैं अपने दम पर भी जी सकता हूँ। तो बेशर्मों की तरह अब तक यहाँ क्यों खड़ा है? अपना सामान ले और निकल जाए यहाँ से। रौनक पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। घर से निकालना जरूरी है क्या उसे? बिना पैसों के कौन रखेगा उसे किराए पर? अगर उसका भविष्य सुधारना है तो हमें अपने दिल पर पत्थर रखकर ये कदम उठाना ही होगा। दोनों बात कर रहे होते हैं कि रौनक अपनी पत्नी के साथ एक बड़ा सा बैग लेकर घर से निकल जाता है, लेकिन घर से बाहर उसे कोई भी मुफ्त में अपने घर किराए पर नहीं रखता। अंत में थक हार कर वो फिर से अपने घर चला जाता है। क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तो दहाड़ते हुए घर से निकला था, अब क्या हुआ? नहीं रखा ना किसी ने तुझे किराए पर? डैड प्लीज, मैं कुछ दिनों में कोई अच्छी सी नौकरी शुरू कर दूंगा। आप तब तक तो हमें रख लीजिए प्लीज। सुबह से रात हो चुकी है लेकिन कोई हमें रखने को राजी नहीं है। अब आप ही बताइए, इतनी रात को मैं मेघा को लेकर कहाँ जाऊंगा? ठीक है ठीक है, बहू की वजह से मैं तुझे घर पर रख रहा हूँ, लेकिन तू इस घर में एक बेटे की नहीं बल्कि एक किराएदार की हैसियत से रहेगा। 3 महीने हैं तेरे पास। इन 3 महीनों के अंदर अंदर मुझे तेरी पहली तनख्वाह हाथ में चाहिए, समझ गया? पक्का डैड, इन 3 महीनों के अंदर अंदर तो कोई बढ़िया सी नौकरी ढूंढ ही लूंगा मैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अरविंद के दिए 3 महीनों में से 2 महीने बीत चुके होते हैं। पापा जी ने हमें 3 महीने दिए थे, जिसमें से 2 महीने तो बीत चुके हैं। अब ये आखिरी महीना बचा है। अरे तुम चिंता मत करो, आज मेरा ना 2 जगह इंटरव्यू है, दोनों में से कहीं ना कहीं तो जॉब लग ही जाएगी। अच्छा, ऑल द बेस्ट। रौनक इंटरव्यू के लिए निकल जाता है, जिसके बाद शाम में रौनक घर आता है। कैसा गया इंटरव्यू? आपकी नौकरी लगी या नहीं? अरे पहले सांस तो ले लेने दो अच्छे से। बताइए ना, मुझसे तो जरा भी इंतजार नहीं हो रहा है। वो दरअसल बात यह है कि मेरी नौकरी तो लग चुकी है लेकिन पैसे बहुत कम है। कितने पैसे हैं? 15,000। इतने में अरविंद और कमला मिठाई का डिब्बा लेकर आ जाते हैं। बधाई हो बेटा। हम जानते थे तेरी जॉब जरूर लगेगी। लेकिन मेरी सैलरी बहुत कम है मम्मा। कम है तो क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। हाँ बेटा, हम तो बस चाहते थे कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मतलब अब आप मुझे घर से नहीं निकालेंगे? नहीं, ये सब हमने तुझे जिम्मेदार इंसान बनाने के लिए किया था। थैंक यू मम्मी पापा। अगर आप दोनों ऐसा नहीं करते तो मुझे कभी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तक नहीं होता। आज आपने मुझे सिखा दिया कि इंसान का अपने पैरों पर खड़ा होना भी जरूरी होता है। इतना कहकर रौनक झट से अपने माता पिता के गले लग जाता है और अपनी कमाई की पहली तनख्वाह वो अपने माता पिता के हाथ में सौंपता है। इस तरह रौनक एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति से एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाता है।